आज सब लोग एकत्र आए हैं। वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं एक बात जरूर सभी कार्यकर्ताओं के साथ कहना चाहूंगा कि कार्यकर्ताओं को अपनी उपयोगिता और योग्यता इस पर भरोसा रखने की आवश्यकता होती है और योग्यता को हम जितना अपना बढ़ा सकते हैं आत्मचिंतन करके उसको भी हमको बढ़ाने की आवश्यकता होती है। हम परिवर्तन के वाहक हैं, हम परिवर्तन के दूत हैं और अगर हम परिवर्तन के वाहक और दूत हैं तो सबसे पहली बात होती है कि कार्यकर्ता आत्मचिंतन के साथ अपनी उपयोगिता बढ़ाए, अपनी योग्यता बढ़ाए और इसके साथ साथ अपनी स्वीकार्यता बढ़ाए और स्वीकार्यता के साथ साथ अपना प्रभाव बढ़ाए और प्रभाव के साथ साथ अपने परिपक्वता का भी दर्शन कार्यकर्ताओं को हो। इस बात को हमको चिंतन करना चाहिए। आज जब हम कार्यकारिणी की बैठक में बैठे हैं तो मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं को आत्मचिंतन करते हुए इन 5 बातों के बारे में चिंता करनी चाहिए। हमारी योग्यता कैसी है, हम अपनी योग्यता कैसे बढ़ा सकते हैं, पार्टी के काम में हम अपनी उपयोगिता कैसे बढ़ा सकते हैं, पार्टी का काम करते करते हम अपना प्रभाव कैसे बढ़ा सकते हैं और इसके साथ साथ हम अपने आप को तजुर्बे के साथ कैसे परिपक्व बना सकते हैं। इस बात का हमको चिंतन करना चाहिए। ये मैं बिंदु आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप संवेदनशील होकर के इन बातों के बारे में जरूर सोचेंगे ताकि आप परिवर्तन के एक उपयोगी उपकरण बन सके। इसकी हमको आवश्यकता होती है। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में धीरे धीरे लेकिन द्रुत गति से अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आज मुझे संतोष है कि मैं ये कह सकता हूं कि एक लंबी लड़ाई के बाद मुख्य विपक्षी दल के रूप में विपक्ष का नेता, जिसको स्थापित नेता के रूप में विधानसभा में हम आए हैं और एक लंबी लड़ाई के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां पर मुख्य विपक्षी नेता के रूप में और विपक्षी दल के रूप में खड़ी हुई है। और वो दिन दूर नहीं है जब हम बहुत जल्द वहां सरकार में भी आएंगे। इस बात का हम प्रण लेते हैं, इस बात को हम लेकर के चलते हैं। हमें खुशी है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास लोकसभा में हमको मत मिले। उसी तरीके से आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जहां 33 सीटें हैं उसमें हम लोगों ने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया और आज मुझे खुशी होती है कि भारतीय जनता पार्टी के 11 प्रतिनिधि उसमें से जीत करके आए हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रतिनिधित्व देते हैं। इस तरीके से हमको लगता है कि हम समाज के इन वर्गों में भी अपना आधिपत्य बढ़ा सके हैं। यह एक संतोष का विषय है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमें 2014 में जहां 21% मत मिले थे वहीं लोकसभा में 38% मत मिले हैं। यह एक वृद्धि है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसको हमको 50 से ऊपर ले जाना है। यह मन में संकल्प रखना चाहिए, इसको लेकर के हमको काम करना चाहिए। उसी तरीके से जहां 2014 में हमको विधानसभा में 18% मत मिले थे वहां विधानसभा के 2019 के चुनाव में हमको 32% मत मिले। यह हमको ध्यान में रख करके और आगे बढ़ने की संकल्प लेना चाहिए। हम 50% से ज्यादा मत उत्तर प्रदेश में लोगों का विश्वास लेंगे। इस बात का हमको आज संकल्प लेना चाहिए, इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, हम कोविड के साये में यह बैठक भी कर रहे हैं। कभी कल्पना नहीं थी, मेरी इच्छा थी कि मैं भुवनेश्वर में आता, आपके दर्शन करता, आपसे बातचीत करता, आपसे घुलता मिलता
और तब हम बैठक करते और एक नया संकल्प को लेकर के चलते। लेकिन कोविड के साए में भारतीय जनता पार्टी ने नए तरीके से इजाद करते हुए वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से पार्टी को आगे बढ़ाया है। यह बहुत ही एक सुखद घटना है। सुखद इस तरीके से है कि पार्टी ने विपरीत परिस्थिति में भी पार्टी को आगे बढ़ाने का संकल्प को साकार किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। जब 25 मार्च को लॉकडाउन लगा और जब जनता कर्फ्यू लगा तो लगभग सारे राजनीतिक दल और राजनीतिक कार्यक्रम लॉकडाउन हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी रही जो लॉकडाउन नहीं रही, जो चलायमान रही और वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हम लोगों ने पार्टी को आगे बढ़ाया। और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने भी उड़ीसा में पार्टी को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, फिजिकल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, सारे हेल्थ प्रोटोकॉल को निभाते हुए पार्टी को यशस्वी बनाया। यह बहुत ही सुखद घटना है। मित्रों, यह कोरोना का संक्रमण न भूतो न भविष्यति, कभी सोचा नहीं था और कैसे लड़ना यह हमें मालूम नहीं था और हमें नहीं, दुनिया को मालूम नहीं था। आपको मालूम है कि सारा पाश्चात्य देश, पश्चिम के देश जो शक्तिशाली देश हैं, वह भी अपने आप को इस कोविड से लड़ाई में असहाय महसूस कर रहे थे। उनके भी स्वास्थ्य की सारे सिस्टम्स और स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था भी चरमरा गई थी। ऐसे में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिए, जो फैसले लिए, वो बहुत ही दुनिया में एक दृष्टि देने वाले और एक दिशा देने वाला फैसला था। टाइमली लॉकडाउन और पूरी ताकत के साथ लॉकडाउन को इंप्लीमेंट कराया। बोल्ड डिसीजन, एक जिसको कहते हैं कि मजबूत फैसला, और टाइमली ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया और 130 करोड़ के देश, 1.3 बिलियन देश को कोरोना के संक्रमण से बचाने में सफलता हासिल की। यह हमको संतोष का विषय है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी परसों प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बोल रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि भारत पहला देश है जिसने रिस्पॉन्सिव सिस्टम को लॉकडाउन के माध्यम से पूरा किया। इट वॉज द रिस्पॉन्सिव सिस्टम। पाश्चात्य देश पशोपेश में थे, लॉकडाउन करें कि नहीं करें, जिंदगी महत्वपूर्ण है कि इकोनॉमी महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है, इसलिए जान बचेगी तो जहान भी बचेगा और हम आगे बढ़ेंगे। इस बात को पूरा किया। उसी तरीके से सबसे पहला देश है जिसने एडवोकेशन किया मास्क लगाने का। यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने परसों ही यूएस इंडिया समिट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इस वक्तव्य को दिया है कि भारत पहला देश है जिसने एडवोकेट किया सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए और इसके साथ साथ मास्क का उपयोग करने के लिए और इसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ मेजर्स को लेने के लिए उसमें भारत सबसे आगे रहा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ने सिर्फ हेल्थ इश्यूज को ही एड्रेस नहीं किया, इकोनॉमिक इश्यूज को भी एड्रेस किया। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, फिर चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो। यूएस ने भी कहा कि इंडिया हैज नॉट ओनली, यूएन जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इंडिया हैज नॉट ओनली एड्रेस द हेल्थ इश्यूज, इंडिया हैज ऑल्सो एड्रेस द इकोनॉमिक इश्यूज। हमारे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि इंडिया हैज एड्रेस्ड इकोनॉमिक इश्यूज एज वेल एज हेल्थ इश्यूज। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि उड़ीसा की जनता को, जो हमारी भोली जनता है जिसके लिए काम हम कर रहे हैं, उनको ये बताने का हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारे मोदी जी ने लॉकडाउन लगा करके जहां हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी 1500 थी
पर डे उसको बढ़ा करके 1,10,000 के आसपास, 10,10,000 प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ाया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। यह छोटी घटना नहीं है। हमारे यहां 1500 टेस्टिंग होती थी और लॉकडाउन लगा करके भारत को तैयार किया गया और 10,10,000 प्रतिदिन आज टेस्टिंग हो रही है। इस बात को हमको समझना चाहिए। जब हम लॉकडाउन की अवस्था में गए थे तो उस समय हमारे यहां कोविड में एक भी हॉस्पिटल नहीं था, एक भी हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं थी। आज हम कह सकते हैं कि 1500 से ज्यादा डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं और लगभग 2,50,000 से ज्यादा डेडिकेटेड बेड्स हैं और वेंटिलेटर्स की व्यवस्था 50,000 से ज्यादा है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये व्यवस्थाएं की गई, इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से वेंटिलेटर्स में जहां हम लोगों ने अच्छा काम किया है, वैसे ही हमारे यहां उस समय पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट एक भी भारत में नहीं बनता था, लेकिन मोदी जी ने भारत के उद्यमियों को उत्साहित किया, उनको साथ में जोड़ा और आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहां 4,50,000 हमारे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रतिदिन भारत में बन रहे हैं। इसको हमको समझना चाहिए। और वेंटिलेटर्स हमारे यहां 3 लाख बने हैं। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारे यहां अपने जो रिकवरी रेट है वह भी 74.30% पहुंच गया है। इसका मतलब हम लोगों ने कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए भारत के हेल्थ स्ट्रक्चर और हेल्थ सिस्टम को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया है। इसके कारण 74% हमारा रिकवरी रेट आ रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जहां तक गरीब कल्याण पैकेज का सवाल है, मार्च महीने से लेकर नवंबर महीने तक 80 करोड़ की जनता को, यह छोटी घटना नहीं है मित्रों। जब हम बात करते हैं, आज जब हेल्थ की बातचीत हो रही है, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, तो आप हेल्थ के इन आंकड़ों को मत गिनो कि कितने केसेस हो रहे हैं, इसको जानो कि पर बिलियन में कितने केसेस हो रहे हैं। और आपके ध्यान में आएगा कि भारत ने कोविड को मोदी जी के नेतृत्व में फ्रंट से लड़ा है और उसमें सफलता हासिल की है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए जब हम गरीब कल्याण पैकेज की बात करते हैं, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, ये नवंबर महीने तक की व्यवस्था की गई और इसके साथ साथ तेल से लेकर नमक और सारी व्यवस्थाएं की गई। ये क्यों की गई? ये इसलिए क्योंकि मोदी जी को चिंता थी कि भारत का गरीब व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में भूखा न रह जाए, उसको काम न मिले, तब भी वो अच्छी तरीके से अपना जीवन व्यवसाय चला सके। इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था की और आज हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने गरीबों के पेट में रोटी देने का काम किया, उनको भोजन की व्यवस्था की, कोई भूख के कारण नुकसान में न रहे, इसकी चिंता की। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी यहां बैठे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। 8 करोड़ की जनता को 3 महीने तक मुफ्त सिलेंडर का प्रावधान मोदी जी के द्वारा हुआ और उसको धर्मेंद्र प्रधान जी ने बखूबी नीचे तक पहुंचाने का प्रयास किया, ताकि हमारी बहनें, हमारी माताएं का चूल्हा जले और चूल्हे के माध्यम से उनको 2 वक्त की रोटी मुयस्सर हो सके। इसकी भी चिंता की गई। इसको हमको समझना चाहिए। जब हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की बात करते हैं तो हमारी गरीब बहनें जो लगभग 20 करोड़, उनके यहां 500-500 रुपए उनके खाते में पहुंचे। और आपको मालूम होगा कि हर गरीब बहन, 20 करोड़ बहनों के खाते में 1500 रुपए पहुंचे हैं और उसके माध्यम से उनका जीवन बसर हुआ है लॉकडाउन की अवस्था में। इसको भी हमको समझना चाहिए। यही नहीं, जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी विधवाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनके लिए भी 3 महीने तक 1,000 रुपए की व्यवस्था आदरणीय मोदी जी ने की है। इसको हमको समझना चाहिए। हमारे किसान भाई, उनको अप्रैल महीने में उनके खातों में 2,000 रुपए पहुंचा करके किसान का सम्मान रखा,
किसान को स्वाभिमान के साथ आगे जीने की व्यवस्था दी गई और किसान अपनी खेती को अच्छे से चला सके, इसकी व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, अभी पीछे 1 महीने पहले दूसरी किश्त भी 17,000 करोड़ रुपए निकाल करके 8 करोड़ 74 लाख किसानों के खाते में 2,000 रुपए पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इसको हमको समझना चाहिए। ये आंकड़े मैं आपके सामने क्यों बोल रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? ये आंकड़े आपके सामने इसलिए बता रहा हूं कि मोदी जी ने जिस तरीके से देश को मुसीबत से उभारा है, ये उड़ीसा के भोली भाली जनता को एक पूरे अच्छे तरीके से बताने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन सारी बातों को आगे पहुंचाएंगे। ये मेरा पूरा निवेदन है। मित्रों, ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो प्रधानमंत्री जी ने 12 मई को घोषित किया, ये छोटी घटना नहीं है। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, ये आपदा को अवसर में बदलने का तरीका है। ये ट्रेजेडी को अपॉर्चुनिटी में बदलने का तरीका है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, आप सब लोग इस आत्मनिर्भर पैकेज को गहराई से पढ़ करके लोगों को इसमें उपयोगिता को संभालते हुए बताने की आवश्यकता है। आप देखिए, अगर हम बात करें तो 3 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एमएसएमई, छोटे और मध्यम उद्यमियों को फिर से उनका कारोबार शुरू हो, फिर से उनका कारोबार खड़ा हो, इसके लिए लोन देने की व्यवस्था और बहुत सरल लोन देने की व्यवस्था और मध्यम और छोटे कारोबारों का जो नियम है और डेफिनेशन है उसको बदल करके सरलीकरण करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए इसमें लोन सैंक्शन भी हो गए हैं और लोन डिस्पर्स भी हो गए हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से फार्म गेट में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप, और मैं समीर महंती जी से निवेदन करूंगा कि आप फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लग जाए। और ये 1 लाख करोड़ रुपए उनके गांव में कैसे खर्च हो सकता है, क्या सुविधा आ सकती है, क्या एग्रीकल्चर के लिए सुविधा आ सकती है, ये फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इस 1 लाख करोड़ रुपए को अपनी धरती पर लगाने में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तत्पर होकर के लग जाए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपके यहां क्या चाहिए? सड़क चाहिए, आपके यहां मंडी तक जाने की व्यवस्था चाहिए, आपके यहां आपके जो प्रोड्यूस है उसको फाइनल प्रोड्यूस के रूप में वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है, आपके यहां कोल्ड स्टोरेज बनने की जरूरत है, आपके यहां स्टोरेज बनने की जरूरत है। जो भी किसान की आवश्यकता है, ये 1 लाख करोड़ रुपए का उपयोग करते हुए उड़ीसा के किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलनी चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वाहक बने, ये मेरा आपसे निवेदन है। इसके लिए हमको काम करना चाहिए। मित्रों, हमारे देश में गरीब 50 लाख के आसपास रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, ठेले वाला, दुकान लगाने वाला, सड़क पर दुकान लगाने वाला, ऐसे हमारे लोग 50 लाख हैं। इनको 10,000 रुपए बहुत ही सस्ता लोन और लोन के साथ साथ ब्याज भी का व्यवस्था करने का इंतजाम है। लेकिन मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन रेड़ी वालों, फेड़ी वाला, ठेला वाला, इनसे बातचीत करके, बैंक के साथ व्यवस्था करके इनका कारोबार फिर से चले, इसके लिए 10,000 रुपए की व्यवस्था कराने का, बैंक के साथ व्यवस्था करने में हम अपना आप एक उपयोगी उपकरण बन सके, इसके लिए हमको काम करना चाहिए। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स थे, जो हमारे प्रवासी मजदूर थे, जो घर चले गए, उनके लिए भी रोजगार की व्यवस्था की गई है। और मुझे खुशी है कि उड़ीसा में गंजम जिले में, बालासोर में, बोलांगीर में और भद्रक में यह प्रधानमंत्री के रोजगार अभियान इसको चलाया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कार्यकर्ताओं से
कि आप जिला अधिकारियों से बातचीत करें और हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं, जो वहीं पर अपनी रोजगार की व्यवस्था करना चाहते हैं, उनके साथ आप भी जुड़ करके उनको रोजगार दिलाने में आप अपना काम करें। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2020 को घोषणा की है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है कि यह कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम है। यह भारत के स्वास्थ्य को कितना परिवर्तन करेगा, इसको हमको समझना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा, अभी यह यूटी में इसको लागू कर दिया गया है, अब प्रदेशों में भी लागू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी से मैं निवेदन करता हूं कि ये जो हेल्थ डिजिटल मिशन है, इसको भी हम आत्मसात करें और एक एक कार्यकर्ता, गरीब जनता को, अनपढ़ जनता जो है, जो बेचारी समझ नहीं सकती है, उसको भी डिजिटल मिशन के साथ जोड़ें और डिजिटल मिशन के माध्यम से उसके स्वास्थ्य की चिंता करें, ताकि वह अपने स्वास्थ्य का सारा हिस्ट्री, इतिहास, उसकी कमी, उसके स्वास्थ्य में क्या क्या कमी है, इसको जान सके और केंद्र सरकार मोदी जी के द्वारा स्वास्थ्य में जो नेशनल हेल्थ मिशन में दिया गया उपकरण है, उसका उपयोग करते हुए वो जीवन में स्वस्थ रहे, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। मित्रों, जब मैं कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहा हूं, तो मैं ये महसूस करता हूं कि मैं उड़ीसा के नेतृत्व के साथ बात कर रहा हूं, और इसलिए उड़ीसा के नेतृत्व से मैं निवेदन करूंगा। यहां बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, यहां बैठे हैं बैजयंत पांडा जी, यहां बैठे हैं अरुण सिंह जी। हम सब लोग विद्यार्थी जीवन में शिक्षा नीति के लिए लड़ते रहे। मुझे याद है 1986 में जब शिक्षा नीति आई थी, तो हम लोगों ने देखा था कि वो बिल्कुल ढकोसला था, कुछ नहीं था। राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री के नाते वो नीति लेकर के आए थे। उसके पहले 68 में आई थी नीति, स्वास्थ्य शिक्षा नीति। शिक्षा नीति 68 और 86 में कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जो 2020 में शिक्षा नीति लाए हैं, ये भारत की आने वाले समय में तस्वीर बदल देगा। इसको हमको समझना चाहिए और इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप इस शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को जनता तक बताने का प्रयास करें। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सारे स्थानों पर लड़ करके हमने डॉक्टर्स के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट कराया था। लोगों ने विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति से उसको लागू किया। आज आपको मालूम है उसका नतीजा क्या निकल रहा है? उसका नतीजा यह निकल रहा है कि 9 भाषाओं में, रीजनल भाषाओं में और उड़िया में भी मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट होता है। और आज अंग्रेजी स्कूलों से पढ़ करके आए हुए बच्चे इस डॉक्टर नहीं बनते, उनके साथ साथ गांव से पढ़ा हुआ व्यक्ति भी अब डॉक्टर बन रहा है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। यह है परिवर्तन। और नई शिक्षा नीति क्या है? नई शिक्षा नीति में बचपन से लेकर के 8वीं क्लास तक पढ़ाने की भाषा रीजनल भाषा होगी, वहां के स्थानीय भाषा होगी। आप समझिए कि बच्चा अपनी भाषा में जब पढ़ेगा तो कितना आगे उसकी शिक्षा बढ़ेगी, इसको हमको समझना चाहिए। हमारी शिक्षा को हम लोगों ने उसमें एफोर्डेबिलिटी बढ़ाई है। कोई बच्चा पैसे के अभाव में शिक्षा से महरूम न रह जाए, इसकी चिंता की गई है। एक्सेसिबिलिटी की चिंता की गई है। कोई बच्चा शिक्षा के, स्कूल के अभाव के कारण स्कूल में जाना से न रहे, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। उसी तरीके से समान अधिकार, समान व्यवस्था, समान अपॉर्चुनिटी ये मिले, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। और इसके साथ साथ शिक्षा में फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा रही है। अब शिक्षा में फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? हम बचपन में थे तो हम
अंग्रेजी पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे, लेकिन मैथ्स में मन नहीं लगता था, लेकिन हमको मैथ्स के लेना पड़ता था। आज ये व्यवस्था हो गई है कि आप लैंग्वेज के साथ म्यूजिक ले सकते हो, लैंग्वेज के साथ आप संस्कृत भी ले सकते हो, लैंग्वेज के साथ साथ आप जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी ले सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी ये नई शिक्षा नीति देती है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग अपने समय में रट्टाफिकेशन करते थे, रटते थे, बाई हार्ट करते थे, पढ़ करके जाते थे, पूरा रट लेते थे और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के उसको लिख देते थे, जिसको हम बोलते थे उगल देते थे। वी यूज्ड टू वॉमिट व्हाटएवर वी न्यू। आज की शिक्षा नीति जो बन रही है, ये नई शिक्षा नीति में अब आपको एग्जामिनेशन जो होगा वह एग्जामिनेशन आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी, आपको कंसेप्चुअल नॉलेज कितना है इसकी चिंता की जाएगी। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्रिटिकल एनालिसिस आपकी अच्छी होनी चाहिए और इसका परीक्षण होगा, और ताकि आप विद्या को ग्रहण करने के लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, न कि आप रट्टा लगा करके आप पास हो, ताकि आपका जीवन में तीक्ष्ण बुद्धि बन सके और वो तीक्ष्ण बुद्धि के माध्यम से आप जीवन में आगे बढ़ सके। इसके लिए काम हो रहा है। लेकिन मेरा निवेदन है कि उड़ीसा सरकार जल्दी से टास्क फोर्स बनाए और इन सब पर काम करे, इसकी हमको जरूरत है। अब हम सिर्फ भारत के गुड सिटीजन नहीं बनाने वाले, हम ग्लोबल सिटीजन बनाने की कल्पना लेकर के चले हैं। यह मोदी जी की कल्पना है और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके माध्यम से होगा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग ये जरूर कोशिश करें कि कम से कम आप तो इस शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ें और पढ़ने के बाद इसका नैरेटिव तय करें और इस नैरेटिव को आप आगे बढ़ाएं। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं आत्मनिर्भर की बात करता हूं तो मैं वोकल फॉर लोकल की बात भी करता हूं, और इसलिए मैं चाहूंगा कि फिर चाहे वो आपका पिपली वर्क हो, फिर चाहे वो आपका ढोकरा ब्रॉन्ज का क्राफ्ट हो, फिर चाहे आपका पत्ता चित्रा आर्ट हो, और रघुराजपुरा हो में जो होता है, और जो इकट टेक्सटाइल है, इसको भी हम ग्लोबल बनाने के लिए कैसे प्रयासरत हो सकते हैं, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही एम्बिशियस कार्यक्रम देश के लिए रखा है। लगभग 6 लाख गांवों को 1000 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब है कि हम 6 लाख गांवों को अच्छी तरीके से, जिसको हम कहते हैं कि एक अच्छा डिजिटल गांव बना सकेंगे, इसकी हमको चिंता करने की आवश्यकता है और आप इसमें जरूर काम करेंगे और आप इसमें अपना योगदान करेंगे, ये मैं महसूस करता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा की जो यूनिट है, उन्होंने आपदा काल में अच्छा रिलीफ काम भी किया है। लगभग 6,90,000 यानी 7 लाख के आसपास आपने किट्स बांटे हैं, राशन के किट बांटे हैं, भोजन पैकेट बांटे हैं, आपने लगभग 60,000 सैनिटाइजर्स बांटे हैं, आपने लगभग 5.5 लाख आपने मास्क बांटे हैं, आपने अच्छी रैलीज की हैं। अमित शाह जी ने आपकी रैली को संबोधित किया था और लगभग 33 लाख लोग उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। इसलिए आपने भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा यूनिट को डिजिटल बना लिया है, उसके लिए भी मैं आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूं और इस योगदान के लिए आपको मैं साधुवाद भी देना चाहता हूं। मित्रों, उड़ीसा के लिए मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है, आपके पास बहुत से विषय आए होंगे, लेकिन हां, 451 किलोमीटर की दीघा गोपालपुर तटीय राजमार्ग लगभग 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। मित्रों, आप इस बात को समझो, मैं राजनीति में पिछले 30 साल से हूं। बैजयंत पांडा, धर्मेंद्र प्रधान जी, अरुण सिंह जी, सब लोग लंबे समय तक राजनीति में हैं। केंद्र से हमको 10 पैसे भी नहीं मिलते थे, केंद्र से हमको कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं मिलता था। आज 9,000 करोड़ रुपए राजकीय तटमार्ग के लिए 9,000 करोड़ रुपीस, ये जमीन पर ठीक ढंग से लग जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की चिंता होनी चाहिए। उसी तरीके से 290 किलोमीटर की लंबी खोरदरा रोड बोलंगीर नई लाइन जो निर्माण हो रही है, इसमें 3,791 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों।
आज अगर हमारे नितिन गडकरी जी जहां जाते हैं वहां रोड की घोषणा कर देते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं, ये छोटी घटना नहीं है, इसको हमको समझना चाहिए। नेशनल हाईवे 55 जो 60 किलोमीटर जो कटक अंगुल संबलपुर खंड में निर्माण हो रहा है, इसमें 4500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये भी कोई छोटी घटना नहीं है मित्रों। हम राजनीति में लंबे समय तक हैं। 10,000 रुपए भी आ जाए, 10,000 करोड़ भी आ जाते, 3,000 करोड़, 2,000 करोड़, ये हमने सुना नहीं था। हम तो खुश हो जाते थे अगर 5 करोड़ लग जाए, अगर 6 करोड़ लग जाए तो हम खुश हो जाया करते थे। आज आपके यहां 9,000 करोड़ रुपए, 3,500 करोड़ रुपए, 790 करोड़ रुपए, इस तरीके से आपके यहां पैसे खर्च हो रहे हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, ये हम आपको जरूर कहना चाहेंगे। लंबी लिस्ट है मेरे पास जो उड़ीसा में डेवलपमेंट का काम हो रहा है। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, अभी समीर महंती जी उड़िया में बोल रहे थे, मैं ज्यादा नहीं समझ पाया, लेकिन वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में बात कर रहे थे। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में बता दूं कि हमारे आंकड़े अब बता रहे हैं कि लोग सारे देश से दिल्ली आते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन अब उड़ीसा के लोग आना कम हो गए हैं, वो अब अपना इलाज भुवनेश्वर में करा रहे हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, मोदी जी की देन है, इसको हमको समझना चाहिए, ये हमको समझ में आना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आप सबके साथ जो विकास के काम हुए हैं, आपके स्थानीय नेता आपको समय समय पर बताएंगे, लेकिन ये सारी बातें आपको जनता के बीच में रखना, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। मैं उड़ीसा सरकार से और विशेष करके नवीन बाबू से निवेदन करना चाहूंगा कि जो केंद्र की राशि भेजी जाती, देखिए नेता वो होता है जो बड़प्पन के साथ सच्चाई को स्वीकार करे। आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दे रहे हैं, आदरणीय मोदी जी आत्मनिर्भर भारत दे रहे हैं, आदरणीय मोदी जी 80 करोड़ की जनता को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपको गैस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आपको इसी तरीके से सौभाग्य योजना में बिजली पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान में ओडीएफ सारे गांवों को प्रदेश के बना दिया है। लेकिन आप अगर इन योजनाओं को अपना मुलम्मा चढ़ा करके, अपना नाम लगा करके आप अगर उसको आगे रखने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है कि यह राजनीतिक दृष्टि से एक दूरदृष्टि लेकर के, एक बड़ा दिल रख करके ये काम करना उचित नहीं है। ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। जिसने दिया है उसका नाम आना चाहिए, जिस सरकार ने ये काम किया है उसका नाम आना चाहिए। लेकिन मुझे बताया गया है कि नवीन बाबू और उनकी सरकार सारे कामों पर अपना मुलम्मा चढ़ाकर, मुलम्मा मतलब अपना नाम चढ़ाकर, अपना फोटो लगाकर उसको आगे रखने का प्रयास कर रहे हैं। अरे उड़ीसा की जनता जानती है कि ये काम मोदी जी का है और मोदी जी ही गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, पिछड़े लोगों के नेता हैं, उनको आगे लाने का काम उठाया है। इस बात को हमको समझना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं एक निवेदन और करूंगा कि जो भारत सरकार की स्कीम है, जो धरती पर ठीक से लगने के लिए आपको जिम्मा दिया है, उसमें भ्रष्टाचार न हो। हमारी जानकारियां हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको ठीक ढंग से लागू होना चाहिए था, वहां आपके लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो ठीक ढंग से गरीब लोगों के लिए लग जाए, उनके अच्छे मकान बन जाए, मजबूत मकान बने, वो उसमें अपना जीवन बसर कर सके। ये पैसे बड़े मुश्किल से प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप अच्छा उपकरण बने, उनको लागू करें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। और मैं अपने कार्यकाल में तो नहीं कर पाया, लेकिन मुझे दुख है कि उड़ीसा के आयुष्मान भारत को हम लागू नहीं कर पाए। 2,40,00,000 लोग हैं जो इस व्यवस्था से 5 लाख रुपए प्रति साल अपनी स्वास्थ्य की चिंता परिवार की कर सकते हैं। 2 साल गुजर गए हैं, उनको यह व्यवस्था नहीं मिली है। मेरा यह निवेदन है
कि छोटा दिल छोड़िए नवीन बाबू, बड़ा दिल रखिए। आयुष्मान भारत को लागू कीजिए उड़ीसा में और 2,40,00,000 लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का मोदी जी का भेंट उनको पहुंचाइए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। क्यों नहीं कर रहे? आपके स्वास्थ्य की चिंता करने वाले तो बहुत लोग हैं, आपकी स्वास्थ्य की चिंता करने वाले तो उड़ीसा सरकार है, लेकिन गरीब लोग जो बेचारे अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर सकते हैं, गंभीर बीमारियों के कारण वो अपना जीवन अच्छा बसर नहीं कर सकते हैं, गंभीर बीमारियों के कारण उनका जीवन का अंत हो जाता है। आज किसी गरीब घर में कैंसर हो जाए तो वो घर बिक जाता है। और मोदी जी ने 12,74,00,000 परिवारों तक, 50 करोड़ लोगों तक ये व्यवस्था पहुंचाने का प्रयास किया है। और उड़ीसा के 2,40,00,000 लोगों को भी यह मुफ्त व्यवस्था देने का प्रयास किया है। आप इसमें रोड़ा मत बनिए, आप इसमें अड़ंगा मत बनिए, आप उनको ये देने का प्रयास कीजिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये आपको मैं जरूर कहना चाहूंगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग आगे चल करके प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री स्ट्रक्चर्ड टूर सभी जिलों का अगले 2 महीने में हमको करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ, हेल्थ प्रोटोकॉल निभाते हुए। उसी तरीके से जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, इन सबको जिला बांटिए और सब मंडल तक जाकर स्ट्रक्चर्ड टूर करें। इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। मैं समीर महंती से निवेदन करूंगा कि मेरी बातों को टास्क समझें, लिख लें और इसको पूरा करने के लिए काम करें। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। हम सारे जो मंडल के प्रवास करें वो कम से कम इस बात की भी चिंता करें कि हमारा शक्ति केंद्र और बूथ मजबूत हो और बूथ की वेरिफिकेशन हो, फिजिकल वेरिफिकेशन हो। इसकी चिंता हमारे मंडल के कार्यकर्ता करें। इसको भी हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। इस तरीके से हम काम को आगे बढ़ाएं। आने वाले समय में लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे, उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें और उसके लिए हम व्यवस्था करें, हम अपनी योजना बनाएं और योजन बना करके हम लोकल बॉडीज का चुनाव भी जीतने का प्रयास करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जीतेंगे और आने वाले समय में अगली सरकार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बननी है। 38% मत को 50% लेकर के जाना है। इसके लिए हम संकल्पना लेकर के चलें और ये योजना बनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस काम को करने में कोई भी दृष्टि से आप कम नहीं है, आप इसको पूरा करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं स्क्रीन पर अपने सभी साथियों को देख रहा हूं, सभी को मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने पार्टी को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 14% से आप 38% पहुंच गए हैं। ये आपका करामात है, ये आपका पुरुषार्थ है। आप इसको अब 38% से 50% तक ले जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। आप लोगों ने आज मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस काम को आप आगे बढ़ाएंगे ऐसा विश्वास लेकर के आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। जय भारत, जय उड़ीसा।